हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। सो भाई आपका स्वागत है फिर से हमारे फिजिक्स के एक और लेक्चर में, जहां पे हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल फील्ड ही पढ़ रहे थे। भाई लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, क्या उसके सिग्निफिकेंस रहते हैं, एंड आईआईटी या तो जेईई में आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। सो भाई आज जो है हम एक नवा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो भाई डाइपोल होता क्या है, उसके कारण अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, वो आज हमारे इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए डाइपोल का मतलब क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by some distance, separated by certain distance। भाई कुछ छोटे से डिस्टेंस पे अगर मैं सेम चार्ज, इक्वल चार्ज, मतलब Q है और Q है बट ऑपोजिट है, तो एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। सो अगर मैं दो ऑपोजिट चार्जेस और इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर देता हूँ तो उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये बन जाएगा आपका डाइपोल। अब ऐसे डाइपोल जनरली हमें कहाँ देखने मिलते हैं भाई? तो आपको मालूम होगा जो आयनिक बॉन्ड से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ NaCl की, सो भाई अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, इसका आयोनाइजेशन करूँ, सो यहाँ पे क्या मिलेगा Na+Cl-। सो जब ये आयोनाइजेशन होगा इसके अंदर जो अट्रैक्शन होगा ये कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, Na+ एंड Cl। जब NaCl बनता है तो दोनों एटम्स कुछ डिस्टेंस पे होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। इसका मतलब देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का चार्ज, इसका +1 इसका -1 कुछ डिस्टेंस पे है। सो ये क्या करेगा, एक डाइपोल क्रिएट करेगा एंड इसके वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग अलग पॉइंट पे जनरेट होगी। सो वो क्या रहेगी वही पढ़ने के लिए हम ये थियरी सीखते हैं। अब अगर मैं किसी और चीज़ की बात करूँ भाई, H2O की बात करूँ, सो यहाँ पे क्या बनेगा 2H+ सेपरेट बाय सम डिस्टेंस O2-। अब यहाँ पे चार्ज डबल हो गया तो इट इज़ ऑब्वियस कि इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा होगी। सो कौन से मॉलिक्यूल में क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी उसकी स्टडी करने में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो देखिए अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ऐसे तो आप उसको x बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं, बट जनरली आपके बुक में किस हिसाब से दिया होगा भाई, इसके सेंटर पॉइंट से +Q के तरफ जो है वो L डिस्टेंस, सिमिलरली सेंटर से इसके राइट साइड में भी L डिस्टेंस। आपके बुक में कुछ इस तरीके से दिया जाता है तो हम भी कुछ ऐसे ही कर लेते हैं। इन शॉर्ट दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2L। ओके सो फिलहाल तो हमने सिर्फ डाइपोल सिस्टम समझा है भाई। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, उसके बाद इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। डाइपोल मोमेंट जो है ना, एक्चुअली वो एक मेजरमेंट है कि आपके दो चार्जेस इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कितना सेपरेटेड है। अब देखिए जैसे कि हमने मॉलिक्यूल्स की बात की थी NaCl या H2O की, इट इज़ ऑब्वियस कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो शायद डिस्टेंस भी उसका कम होगा। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ज़्यादा होगी। सो डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाएगा कि भाई वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कितना दूर है, मतलब कितना चार्जिंग, उसके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर मुझे किसी एक चार्ज को, किसी एक मॉलिक्यूल को किसी एक एटम को पूरे मॉलिक्यूल में से अलग करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे कई सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से क्लियर होती है। सो डाइपोल मोमेंट को हम जनरली P से डिनोट करते हैं और उसकी फॉर्मूला होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका मतलब P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है, Q है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2L। सो भाई डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू 2L, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसकी यूनिट की बात करूं
सो भाई चार्ज का यूनिट कूलम होता है, डिस्टेंस है तो वो मीटर में रहेगा। सो मोमेंटम की, सॉरी नॉट मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट की यूनिट बन जाएगी आपकी कूलम मीटर। ओके यहाँ तक क्लियर बच्चा लोग? डाइपोल मतलब दो चार्जेस, इक्वल चार्जेस जो कि कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किए गए होते हैं, एंड डाइपोल मोमेंट जो कि भाई उसके मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, सो भाई डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन, देखिए डाइपोल एक सिस्टम है, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसकी डायरेक्शन की बात करूं, सो वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। याद रखना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये पोजिशन डायरेक्शन जो है बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज आगे हम कई सारे कैलकुलेशन में इसका यूज़ करने वाले। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके रिलेटेड। सपोज कीजिए कि मुझे कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज दिया है, यहाँ पे -2q चार्ज दिया है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज दिया है, और मुझे इसका कोऑर्डिनेट्स बोले हुए हैं a0 और इसके कोऑर्डिनेट्स 0a। ये हमने एक xy प्लेन लिया है, सो हमको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। अब देखिए अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस देखूं, सो साफ साफ पता है कि भाई वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है क्या नहीं? अच्छा, अब डाइपोल की बात की जाए तो डाइपोल में भाई इक्वल चार्जेस होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे तो प्लस क्यू है, -2k है, इक्वल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल बना देते हैं, और यहाँ पे हम एक डाइपोल का दो डाइपोल बना देंगे। देखिए हम क्या करने वाले, ध्यान से देखिएगा। ये -2q था ना, मैं यहाँ पे इसको -q एंड -q इस तरीके से लिख देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि एक डाइपोल ये बन गया और एक डाइपोल ये बन गया। इस डाइपोल की बात करूँ, सो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, इस डाइपोल की बात करूँ, सो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। सही है कि नहीं? अब एक हमको कहा जा रहा है फाइंड द डाइपोल मोमेंट, फाइंड द डाइपोल मोमेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पे भाई डाइपोल मोमेंट फाइंड करो, और इस टाइप से फिगर दिया हुआ है, तो हमने उसको दो डाइपोल्स में तोड़ दिया, डिस्टेंस मालूम पड़ गया एंड उसकी डायरेक्शन मालूम पड़ गई, है कि नहीं? तो इसका अगर मेरे को क्या, अगर मेरे को दो वेक्टर है, सो हमने 11 में सीखा है क्या हो जाएगा इसका, इस यहाँ पे कुछ नेट डाइपोल मोमेंट हमको मिल जाएगी, एंड उस नेट डाइपोल मोमेंट का अगर वो निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ, चलो मैं इसको P1 इसको P2 बोल देता हूँ। सो भाई P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, बट यार मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि P1 P2 तो सेम होगा। डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या होती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। सो भाई इसका चार्ज प्लस q डिस्टेंस a, इसका चार्ज q डिस्टेंस a, इन शॉर्ट डाइपोल मोमेंट दोनों की सेम आएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P एंड P2 इज इक्वल टू P। सो ये क्या हो गया 2P स्क्वायर, P बाहर आ जाएगा एंड बच जाएगा रूट P। सो P नेट जो है वो हमारा आ जाएगा P रूट 2, लेकिन P भी तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। P क्या है यहाँ पे, इट्स वेरी इजी, Q इंटू A। सो हमारा P नेट जो है वो बन जाएगा Q A रूट 2। गेटिंग और नॉट? सो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम इजीली उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो चलो ये तो बात थी छोटे से डाइपोल मोमेंट की। अब आइए हम पढ़ते हैं कि इस डाइपोल के कारण अलग अलग पॉइंट पे कैसे उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। भाई उसके एक्सिस के ऊपर भी, ऊपर ही कोई भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना हो तो हम फिलहाल ले लेते हैं, चलिए एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बच्चा लोग एक चीज बहुत ध्यान देनी है, हमने जो डिस्टेंस लिया है ना
वो कहाँ से लिया है, सेंटर से लिया है। तो देखिए ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये रहा इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, एंड हमने सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढनी है। समझा हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से लिया गया है। ओके बच्चा लोग। सो अगर आपको कोई भी डिस्टेंस एग्जाम में आवे कि भाई फ्रॉम द सेंटर, हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें x जो है वो सेंटर से रहेगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कहा जा रहा हो कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 24 सपोज, एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस क्यू या फ्रॉम प्लस क्यू, इस तरफ अगर बोला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उस समय हम क्या करेंगे, हमको एक टोटल डिस्टेंस है 24, क्या हो जाएगा 2l, हमको टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का 24 बोला है, इसका मतलब 2l। सो l क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, 12। अब मुझे तो x चाहिए, x का मतलब क्या है यहाँ पे कि l और इसकी डिस्टेंस इतना और इतना मिला के पूरा x है। सो मेरा x क्या हो जाएगा l यानी कि 12 एंड प्लस 5। ये आपको क्या कहा गया था कि 5 सेंटीमीटर इज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज से डिस्टेंस अगर ऐसा दिया जाता है तो आपको l को एंड ये डिस्टेंस को प्लस करोगे तब जाके आपको मिलेगा आपका x। सो प्लीज़ एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ध्यान रखना है कि x जो है वो कहाँ से दिया हुआ है, सेंटर से दिया हुआ है या किसी चार्ज से दिया हुआ है। अगर सेंटर से दिया हो तो डायरेक्टली वही हमारा x हो जाएगा, अगर किसी चार्ज से दिया हो, चाहे वो माइनस से दिया हो कि प्लस से दिया हो, इट विल नॉट मैटर एनी मच, उस समय हम क्या करेंगे कि हम दिए हुए डिस्टेंस को l के साथ प्लस कर देंगे। ओके, तो भाई हमको इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिकल फील्ड देखनी है। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो प्लस क्यू और माइनस क्यू के दोनों के कारण होगी। एक चीज़ ऑब्वियस है कि इस जगह पे माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो डोमिनेंट होने वाली है एंड प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, चलिए मैं काम करता हूँ जस्ट फॉर हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। देखिए ऐसा भी हम कर सकते हैं, बात वही रहेगी, फिर भी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको प्लस और इसको माइनस ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल डाइपोल की मोमेंट यूँ हो जाएगी, चलिए मैं इसे ऊपर कर देता हूँ भाई, ठीक है, माइनस से प्लस। और इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है तो अब क्या होगा, प्लस चार्ज जो है यहाँ पे डोमिनेट रहेगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो ज़्यादा रहेगी। सो प्लस के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड, सो ये हो जाएगी मेरी E प्लस, प्लस के कारण तो मैं E प्लस बोल देता हूँ, एंड माइनस के कारण रेडियली इनवर्स, यानी उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, उसको बोलता हूँ E माइनस। आप देख सकते हो मैंने जानबूझ के इसको छोटा बनाया है, इसको बड़ा बनाया है, बिकॉज यहाँ पे प्लस जो है उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड डोमिनेंट रहेगी। यस और नो? तो जो मेरी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ई नेट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं माइनस कर दूंगा एंड ज़्यादा कौन होगा ये, सो मैं क्या कर लूँगा E प्लस प्लस E माइनस, प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे इसको नाम 1 और 2 दे सकते हैं। हमारा E1 जो है वो पॉजिटिव के कारण है और वो बड़ा है, तो 1 माइनस E2। आप समझ रहे, मैंने माइनस क्यों किया, आप समझ रहे भाई, दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी, किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने वाली, ऑब्वियसली E1, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे डोमिनेंट है, इसलिए मैंने E1 माइनस E2 कर दिया। चलिए अब E1 E2 निकाल लेते हैं। सो भाई E1 E2 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू के क्यू, E1 ये है के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। बताओ कैसे, देखो के क्यू तो हमको के क्यू बाई आर स्क्वायर तो पता है फॉर्मूला, हमने यहाँ पे के क्यू बाई का रखा, लेकिन नीचे आर के बदले एक्स माइनस एल, बिकॉज हमको इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए जो कि इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा x है, इस पूरे में से मैं इसको निकाल दूं, इतने में से मैं इसको निकाल दूं तो ये बचेगा। सो मैंने पूरे में से x में से l को निकाल दिया, सो ये आ गया मेरा x माइनस एल का डिस्टेंस। ओके, और अगर E2 की बात करूं तो भाई उसमें हो जाएगा के क्यू अपॉन, अब माइनस क्यू इस पॉइंट से कितना दूर है,
एक तो ये यहाँ तक और फिर आगे, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये x और प्लस इतना, सो इतना l है और यहाँ से यहाँ तक x है, सो ये हो जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। सो E1 E2 की वैल्यू मिल गई, चलिए उसको यहाँ रख देते हैं, के क्यू अपॉन x माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन निकाल लेते हैं भाई, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब सिंपल मैथमेटिक्स है यार, एलसीएम ले लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, सो ये क्या हो जाएगा x प्लस एल होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन, भाई एलसीएम लेते तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, सो इन दोनों का मल्टीप्लाई, x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है, बढ़े आगे। अब देखिए, सो भाई ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, इसको चलो हम एक्सपांड करते हैं। सो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर, भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला आप काफ़ी बार सीख चुके हो भाई 9-10 में, दोबारा आई थिंक वो समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस है तो मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2lx प्लस एल स्क्वायर अपॉन, देखिए अपॉन में देखिए ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या मैं दोनों के ऊपर से स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस एल एक्स प्लस एल होल ब्रैकेट का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई थे तो मल्टीप्लाई में से स्क्वायर को मैंने वहाँ लिख लिया। ठीक है, बड़ा कुछ नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं और कुछ भी नहीं है। के क्यू अब देखिए ये ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lx प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया भाई, देखिए फॉर्मूला याद आ रही कुछ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर ये होल स्क्वायर तो था ही उसके ऊपर। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर गया, बचा क्या के क्यू, यहाँ पे 2xl प्लस 2xl, ये हो गया 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी भी हम एंड तक नहीं पहुँचे। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये 4 को तोड़ देता हूँ, 2 इंटू 2 कर देता हूँ, सो 4 में से 2 इंटू 2 निकाल के मैंने यहाँ लिख लिया। ये जो चार्ज है ना, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाला हूँ, देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये x को मैंने यहाँ लिख लिया, 4 में से 2 इंटू 2 किया, एक 2 को यहाँ लिख लेता हूँ, एक 2 को यहाँ लिख लेता हूँ, l को वहीं का वहीं रहने देता हूँ, x को ब्रैकेट के बाहर लाया था, q को ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ। बच्चा लोग ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ब्रैकेट के अंदर किसी को भी रखो, बाहर भी किसी को रखो, कोई मतलब तो होता नहीं है ना। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, पहले किसको मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। सो वही फंडा हम यहाँ भी अपना रहे हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ रीअरेंजमेंट की और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन तो हम रीअरेंज कर सकते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर पिक्चर बेटा। अब देखो यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, Q इंटू 2L चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, क्या होता है ये 2kx बाई डाइपोल मोमेंट बन गया, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, हमने देखा था ना अभी 5-10 मिनट पहले। सो 2kxp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो यह आ गया हमारा ई नेट। पर बच्चा लोग इसे याद नहीं रखना, डेरिवेशन याद रखना है, बट इस फॉर्मूला को याद नहीं रखना। न्यूमेरिकल के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? द रीज़न इज भाई x, यहाँ पे l जो है, देखो हमें स्टार्टिंग में सर्टेन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होने वाला है। सो l जो है वो x के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, और हम तो यहाँ पे और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब l स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होने वाला है। x इज मच मच ग्रेटर देन l,
इसका मतलब एल स्क्वायर जो है वो टेंस टू 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो मैं x को अवॉइड करूँगा, सो मैं लिखूँगा क्या यहाँ पे, ई नेट इज इक्वल टू 2kpx अपॉन x, सॉरी ये इसका होल स्क्वायर था, सो एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। हुआ क्या बेटा, मैंने एल स्क्वायर को अवॉइड कर दिया, एल स्क्वायर था ना वो बहुत छोटा है, उसको अवॉइड कर दिया, तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर में स्क्वायर 2kpx अपॉन x रेज़ टू 4, भाई ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारी फॉर्मूला हो जाएगी 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा ई नेट। ओके, तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई 2kp अपॉन एक्स क्यूब। याद कर लो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही यूज़ करनी है। 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है बच्चा लोग, यही फॉर्मूला हमको याद रखनी है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय के लिए। अच्छा, अब अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म में बोलूँ, वेक्टर डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। देखिए मोमेंट, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, और इलेक्ट्रिकल फील्ड, मेरी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बड़ी है, ये छोटी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो भी सीधी सी बात है वो इधर हो जाएगा, है क्या नहीं। इन शॉर्ट जिधर डायपोल मोमेंट है उधर ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सो दोनों की डायरेक्शन सेम। सो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो जस्ट मैं उससे ऐसे लिख दूंगा, वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर बच्चा लोग। सो ये हमने देखा था डेरिवेशन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस h डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। अब अगर ये डिस्टेंस इधर है तो ये आ गया, अगर डिस्टेंस इधर होता तो भी यही फॉर्मूला आनी थी। आप चाहो तो करके देख लो, भाई यहाँ पे होता ये माइनस के इस तरफ होता, सो उसके लिए रेडली इनवर्ट, बस ये उस समय डोमिनेट हो जाता। तो अगर मान लीजिए माइनस इधर होता, अगर हम इस साइड कहीं पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ पे माइनस डोमिनेट हो जाएगा, तो इसके कारण रेडली इनवर्ट्स, और प्लस क्यू के कारण रेडली आउटवर्ड्स। सो कौन डोमिनेंट है, ये बड़ी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई माइनस के कारण। तो आप देख सकते हो अभी भी हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, अभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है। सो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके बच्चे लोग, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमने कहाँ देखा इलेक्ट्रिकल फील्ड, डाइपोल के एक्सिस पे ही। अब हम डाइपोल से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं और उस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करते हैं। सो देखिए अब क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बच्चा लोग याद रखिएगा, इसको इक्विलैटरल पोजीशन भी कहा जाता है, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, सो अगर कभी एग्जाम में आवे फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन फ्रॉम द डाइपोल, सो उसका मतलब ये परपेंडिकुलर वाला ही। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगेन आपका एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, ये सेंटर पॉइंट, ये l, ये l। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 हो जाएगा। अब आपको कहा जा रहा है एट h डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर, सो सेंटर से x डिस्टेंस, चलिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो एक माइनस क्यू के कारण होगी, एक प्लस क्यू के कारण होगी, है क्या नहीं। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, तो ये हो जाएगा मेरा E प्लस, यानी कि चलिए बोल देता हूँ E1, और माइनस क्यू के कारण रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसको मैं E2 बोल देता हूँ, प्लस के कारण E1, माइनस के कारण E2। अब इसको, और इसका अगर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड देखना हो, सो भाई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ ऐसा आ जाएगा। चलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा है ना यहाँ अच्छे से ड्रॉ करता हूँ कुछ देखने के लिए। ये था मेरा E1, ये E2 एंड ये हो गया E नेट। अब भाई इसका हम कंपोनेंट लेंगे। अच्छा आप देखो E1 E2 जो है वो दोनों सेम रहेगा, क्यों भाई,
मैं ये डिस्टेंस जो है चलिए आर ले लेता हूँ। आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो ये आर हो गया, ये एल है, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है। तो डिस्टेंस ये भी आर है, ये भी आर है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड तो दोनों सेम ही आने वाली है। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेम रहेगी। तो क्या मैं इसको सिर्फ E और E बोल सकता हूँ? दोनों सेम ही हैं। E1 इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। चलो दोनों को E बोल देते हैं। अब इसके कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो भाई यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ, इसके कारण आ जाएगा E cos थीटा। हम दोनों के बीच का एंगल चलिए थीटा ले लेते हैं, और इसके कारण जो कंपोनेंट है वो भी इधर ही आएगा, E cos थीटा। सो दोनों का एडिशन हो जाएगा, एडिशन होने के बाद क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। देखिए इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट भी इधर, सो दोनों ऐड हो जाएगा। इसका कंपोनेंट y एक्सिस पे हो जाएगा E sin थीटा, इसका भी हो जाएगा E sin थीटा। इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम, थीटा एंगल सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो बच्चा लोग ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना भाई, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बचा क्या ये, इसका मतलब अगर मैं मेरे E नेट की बात करूं सो वो क्या हो जाएगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ E cos थीटा। यहाँ पे E क्या है ये लिखा हमने के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब भाई हमको तो जो गिवन है वो सिर्फ इतना गिवन है कि एट अ एक्स डिस्टेंस। अब इस पिक्चर में एक्स तो आ नहीं रहा, हमको क्वेश्चन में बोला है कि जो पॉइंट है वो सेंटर से एक्स पे है, लेकिन क्या इसमें एक्स आ रहा है, तो मैं एक्स लाना पड़ेगा। तो देखिए ये 90 डिग्री है, सो और ये एंगल आपका थीटा है, देखिए ये एंगल थीटा, सो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए z बन रहा है, 10th 9th में पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, बिकॉज ये इक्विटोरियल पोजीशन है। सो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, और जितना एंगल ये वो ये हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए ये जो है हम मैक्स पे पास चलते हैं फिर से भाई, वो है ऊपर वाली लाइन, ये ई नेट जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, एंड हमारी ये जो लाइन है वो कुछ ऐसी जा रही है, और मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन एंड ये ट्रांसवर्सल। तो हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। सो अगर ये थीटा है, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, समझ रहे आप। सो ये एंगल सेम हो जाएगा। सो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा की फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हो गया 2KQ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी एल आर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एल बाय आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। और इसके नीचे आर स्क्वायर था, सो बाई 2KQL बाय ये हो गया आर क्यूब। अभी भी एक्स पिक्चर में नहीं आया, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का प्लस। सो भाई यहाँ पे r इज इक्वल टू हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चीज़ करते हैं, 2KQL बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसका क्यूब। अब भाई हमने सीखा हुआ है स्क्वायर रूट को अगर हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हटा दिया तो मुझे 1/2 लिखना पड़ेगा, और ये पावर में 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ भाई, आपको दिखना चाहिए। ओके, सो ये आ गया मेरा ई नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन फ्रॉम द डाइपोल। भाई ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, अगेन वही पिक्चर जो पहले देखी थी। यहाँ पे भी
आपका जो x है इट्स मच मच ग्रेटर देन l, सो इट इज ऑब्वियस कि l टेंड्स टू 0 हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे इसको अवॉइड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी अब, ई नेट इज इक्वल टू 2KQL अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा ही हट जाएगा, बचा क्या 3/2। ओके अच्छा बच्चा, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे पिछली बार किया था, यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, k को इधर ले लेते हैं q, और ये जो 2 है ना, 2 और l को मैं साथ में लिख लेता हूँ। नीचे क्या बचेगा, 2 2 कट x³ और KQ, अच्छा Q इंटू 2L, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डाइपोल मोमेंट हो गया। सो इसके बदले में KP लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट अपॉन x³। सो भाई ये आ गया मेरा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। भाई इसको ई नेट बोलो या EQ बोल देता हूँ, इक्वेटोरियल पोजीशन, या ई परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, तो ज़्यादा हमारे अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाएगा। ओके अब इससे पहले हमने ई एक्सियल देखा था, आपको याद हो तो ई एक्सियल, इससे पहले में वो क्या था 2KP अपॉन x³। ये क्या है KP अपॉन x³। इसका मतलब इक्वेटोरियल पे, सॉरी इसका मतलब एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है वो 2KP बाय x³ है, एंड इक्वेटोरियल पे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है वो KP है। इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ई एक्सियल जो है वो ई परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल से डबल है। ये रिलेशन याद रखना बच्चा लोग, कई बार पूछा जाता है MCQ में। एक्सिस की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड से डबल है। ठीक है, ये तो हो गई वैल्यू की बात। भाई अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो हमको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस इस तरफ, और एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड थी वो तो भाई डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे थी। बट आपको यहाँ पे देख सकते हो ई नेट कौन से डायरेक्शन पे, देखिए इन शॉर्ट डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। सो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर इसी चीज़ को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस KP बाय x³। भाई माइनस इसलिए लगा दिया गया है बिकॉज इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, याद रखिएगा एक्सियल पे, एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढनी है तो वो हो जाएगी 2KP अपॉन x³, और अगर परपेंडिकुलर पे अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढनी है सो वो हो जाएगी KP अपॉन x³। एक्सियल पे डबल हो जाएगी, एक्सियल की इलेक्ट्रिकल फील्ड मोमेंट के डायरेक्शन पे रहती है, परपेंडिकुलर की इलेक्ट्रिकल फील्ड मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है। क्लियर बच्चा लोग? तो चलिए अब आगे देखते हैं आज की एक आखिरी थियरी। अब भाई हमने एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढ ली, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढ ली, बट मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ये इसका सेंटर है, बोल दिया गया कि भाई यहाँ पॉइंट ढूंढ लीजिए, तो आपको इसका डिस्टेंस दे देंगे x, पहले भी हम x ले रहे थे तभी डिस्टेंस x ले लेंगे, और इस समय एंगल दे देंगे आपको, मान लीजिए थीटा, है कि नहीं। सो आपको बोला है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फाइंड करो। भाई यार हमने इधर फाइंड की है, इधर फाइंड की है, इधर कैसे फाइंड करेंगे, सोचो, है ना सोचने वाली बात। अब यार हो सकता है कि ये कहीं भी दे दिया जाए, इधर दे दे, इधर दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं, इधर इधर नीचे कहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए, ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती है। अब आपको यहाँ बोला है, हो सकता है यहाँ बोला हो सकता है यहाँ बोला हो सकता है यहाँ बोला। सो जैसे जैसे हम सर्कुलर में घूमते जाएंगे हमारा चेंजेस क्या आएगा, थीटा। सो थीटा जो है वो यहाँ से लेके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होता जाएगा। सो एक वेरिएबल हो गया हमारा थीटा। दूसरा भाई हमें इस पॉइंट पे बोला है, हो सकता है इस पॉइंट पे बोला, हो सकता है इस पॉइंट पे बोला, हो सकता है इस पॉइंट पे बोला। इसका मतलब x जो है वो भी वेरी हो सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, x और थीटा, तो हम बोलेंगे उसको पोलार फॉर्म में। देखिए हम पोलार कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, जो हमारे वेरिएबल है उसको पोलार कोऑर्डिनेट कहा जाएगा, वो क्या हो जाएगा x थीटा। ओके अब चलो
ये जो एंगल हम ले रहे हैं ना थीटा, चलिए मैं इसको माइनस ले लेता हूँ, इसको पी ले लेता हूँ। सो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो ये जो एंगल लेना है थीटा, वो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। याद रखना है, द एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इज मेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब कई बार है ना, आपको उस्ताद लोग होते हैं ना आपके एग्जाम में, उस्ताद लोग भाई वो ऐसा आपको दे सकते हैं कि भाई ये डाइपोल हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपको 120 दे दिया, और ये आपको एक्स बोल दिया, चलो कि भाई 2 सेंटीमीटर है एक्स, फाइंड करो डाइपोल मोमेंट। हम क्या करेंगे, हम इसको थीटा ले लेंगे, इसको एक्स ले लेंगे, पीछे खत्म ना बबुआ, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है। सो जो थीटा होगा, जो एंगल हमको हमारे फॉर्मूला में यूज़ करना है, वो तो बाबूलाल ये एंगल होगा। सो ये एंगल कितना है 60, आपने ले लिया था 120, हो गई गड़बड़, हो गई गलतियाँ। सो बच्चा लोग याद रखना है कि थीटा वो एंगल होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है एंड जो कि मोमेंटम की डायरेक्शन से बन रहा है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस से बन रहा है, वाई एक्सिस पे नहीं। क्लियर बच्चा लोग? ऐसा भी होगा यार, देने वाले आपके उस्ताद है, एग्जामिनर है, भगवान है, वो तो हमारे कुछ भी कर सकते हैं, वो तो है कि नहीं। इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया चलिए 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे दिया आपको 60। आप क्या करेंगे, थीटा 60 ले लेंगे यार, पिक्चर क्लियर है ना। लेकिन बच्चा लोग देखो, चार्जेस माइनस प्लस, सो इस समय डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे होगी। सो हमें जो एंगल लेना है वो तो ये वाला लेना है, जो कि होगा 120, और आपने ले लिया 60, तो हो गया रॉन्ग। सो बच्चा लोग प्लीज़ ध्यान देना कि जो थीटा है, जो एंगल बन रहा है, वो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से बनाया जाएगा। ठीक है? तो भाई अब हम आ जाते हैं हमारे असली क्वेश्चन पे। सो भाई अब क्या करना है, अगर मुझे कोई भी डाइपोल मोमेंट के उधर, डाइपोल के वहाँ पे कोई भी पॉइंट लूँ तो मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। सो अब हम उसी की इक्वेशन डेराइव करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। और मान लीजिए कि ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और यहाँ तक का जो ये एंगल है वो हमें दे दिया q, और हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा ऐसा रहेगा। ओके, ये केस था हमारे पास, ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं है ना इस डाइपोल को ना 2 अलग अलग डाइपोल में तोड़ देता हूँ। अगर मान लो, सपोज करो कि एक कोई वेक्टर ऐसा होता और एक वेक्टर ऐसा होता, सो हम उसका हमेशा नेट निकालते हैं, रिजल्टेंट यहाँ पे। सो अब हम ऐसा इमेजिन करके चलेंगे कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ना P, ये किसी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है। सो इसके कारण एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, यानी कि चलिए मैं अगर इसका कंपोनेंट इधर ले लूँ, सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई इस डायरेक्शन में हो जाएगा P cos थीटा। यस और नो? हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल मोमेंट को 2 अलग अलग डाइपोल मोमेंट में तोड़ रहे हैं, इन शॉर्ट उसके 2 अलग अलग कंपोनेंट ले रहे हैं। सो एक हमने ले लिया एक्स एक्सिस वाला P cos थीटा। अब ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर, देखिए इसके परपेंडिकुलर ही वाई एक्सिस होता है। सो ये दूसरा हो जाएगा, और मैं बोल दूंगा कि भाई ये क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा, P sin थीटा। सो देखिए मैंने क्या किया, एक डाइपोल के 2 अलग अलग डाइपोल बना दिए। पहले मैंने उसको यहाँ पे ले लिया एक कंपोनेंट, इसको मैंने एक्स एक्सिस समझ लिया। अगर ये एक्स एक्सिस है तो उसके 90 डिग्री पे एक वाई एक्सिस होगा, और अगर ये वाई एक्सिस है तो उसका कंपोनेंट रहेगा P sin थीटा। यस और नो? अगर ये रिजल्टेंट है तो एक cos थीटा, एक sin थीटा। एग्री और नॉट? समझे क्या कर रहे हैं? अब जरा देखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है,
अगर मैं ये डायपोल मोमेंट की बात करूं तो भाई ये जो डायपोल है, देखिए मेरे पास दो डायपोल मोमेंट है, एक ये और एक ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके एक्सिस पे हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो एक्सिस वाली आ जाएगी। और एक्सिस वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने क्या देखा था, 2kp/x³। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट p cos थीटा है, तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट p cos थीटा हो जाएगा। सो ये हो गया मेरा एक्सल। और देखिए ये 90 डिग्री है। सो ये जो डायपोल मोमेंट है जो इस तरफ जा रहा है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो हम परपेंडिकुलरली ले लेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन जो हमने देखा था। सो इसके कारण एक्सेल वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिकॉज ये इसके ही लाइन में आ रहा है, और लाइन में आ रहा है मतलब एक्सिस में। और इसकी बात करूं सो इसके तो भाई ये जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर पे है, तो इससे पहले देखा था ना एट अ परपेंडिकुलर ऑफ अ डायपोल। सो भाई अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं सो वो क्या था, kp/x³। और यहाँ पे हमारा क्या है, डायपोल क्या मोमेंट क्या है, p sin थीटा। सो यहाँ भी मोमेंट हो जाएगा p sin थीटा। समझ गए, एक बार ये समझ गए, बाकी तो पिक्चर बहुत ही आसान है आपके लिए। एक डायपोल मोमेंट थी, हमने उसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और एक्स वाले पे ये पॉइंट पे ढूंढना है, तो इन शॉर्ट ये इसका एक्सिस हो गया, इसके लिए ये एक्सिस हो गया, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। सो हमने एक एक्सिस वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड ले ली, एक परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड ले ली, और डायपोल मोमेंट की वहाँ पे वैल्यू लिख दी। बोलो सही है क्या नहीं, बिल्कुल सही है ना। ओके, तो बच्चा लोग अब हमको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, देखिएगा एक्सियल पे हमने देखा था, एक्सियल पे इलेक्ट्रिकल फील्ड उसी की डायरेक्शन में। सो ये आ गया EA, और परपेंडिकुलर के समय, इक्वेटोरियल के समय इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है इसके। मतलब अगर ये यूं जा रहा है सो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ E परपेंडिकुलर। याद है कि नहीं याद हो तो ज़रा वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और फिर से देख लो। एक्सियल के समय जिधर डायपोल मोमेंट उधर ही इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड परपेंडिकुलर के समय जिधर डायपोल मोमेंट उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिकल फील्ड। बोलो सही है कि नहीं, समझ आ गया बच्चा लोग। और चलिए मैं इस एंगल को अभी के लिए ले लेता हूँ अल्फा। चलिए एंगल की बात बाद में करेंगे, ठीक है, करेंगे बात उसकी भी। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर आ गई, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर आ गई, तो भाई इसका जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इधर कुछ हो जाएगा। मतलब देखिए एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, ये E एक्सियल E इक्वेटोरियल, और इसका नेट जो है रिजल्टेंट वो इधर आ जाएगा। तो बस ये हो गया मेरा आंसर। और इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? ओके, तो बच्चा लोग आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, E नेट रिजल्टेंट निकालना, आंसर मिल जाएगा। निकाल सकते कि नहीं, बोलिए। नहीं, क्या प्रॉब्लम है बेटा, इसका दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, E नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ EA² प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर दो सर, बड़े बड़े टर्म हैं, आप करके दिखाओ सर। चलो मैं कर लेता हूँ। अच्छा बच्चा लोग एक चीज़ और, भाई आपके बुक में है ना, कई सारे बुक्स में यहाँ पे x के बदले r दिया होता है। सो कोई बात नहीं, हम भी r लेके कर लेते हैं, कौन सा बड़ा काम है, r बोलो या x बोलो, मतलब तो डिस्टेंस से ही है, ठीक है। कई बुक में r होता है इसलिए मैंने r लिया, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। EA 2kp cos थीटा अपॉन r³ उसका स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन r³ एंड उसका भी स्क्वायर। अब देखिए ये ज़रा जादू, देखिए जादू। कॉमन क्या है, kp कॉमन, और जब कॉमन निकालूंगा तो भाई वो अपनी चप्पल साथ में लेके निकलेंगे। चप्पल का मतलब है जो उसकी पावर है वो। सो स्क्वायर स्क्वायर भी कॉमन, और नीचू से आप देख सकते हो क्या कॉमन है, r³ कॉमन, लेकिन वो भी अपनी चप्पल लेके निकलेगा तो वो भी हो गया स्क्वायर। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया sin थीटा का स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, यस। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये रूट के बाहर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये r³ रूट के बाहर आ जाएगा, kp/r³ रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई अब हम क्या करते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से।
देखो ये 4 है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमको 4 cos स्क्वायर दिया है तो मैंने उसको तोड़ दिया, 3 + 1 कर दिया, एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10। ओहो सर कहाँ लेके चले गए हमको ट्रिगो में। यस, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। सो देखिए जरा, ई नेट जो है वो किधर आने वाला है, KP बाय आर क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सो भाई ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पॉइंट पे कहा जाओ जो ना ही एक्सियल पे था ना ही परपेंडिकुलर पे था, उसके दूसरे कोई पॉइंट पे होगा, सो इस तरीके से हम वो इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करेंगे। अब बच्चा लोग ये जो क्वेश्चन है ना जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, बट हम तो JEE नीट को भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना है, आपको एंगल दिया है और आपको डिस्टेंस दिया है, सो ये फॉर्मूला लगाएगी KP बाय आर क्यूब यानी x क्यूब जिसको हम पहले कहते थे। सो KP बाय आर क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा लोग, कोई डाउट? अच्छा भाई अगर मैं डायरेक्शन की बात कर लूँ, एंगल की बात करूँ, सो देखिएगा ये, चलो मैं इसको अल्फ़ा बोल देता हूँ अभी के लिए। सो आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, देखिएगा जरा बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये एंगल को मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ। सो आपका जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आपकी जो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट थी वो तो ये थी, इससे पहले वो थीटा एंगल पे शिफ्ट हुआ और उसके बाद फिर वो अल्फ़ा एंगल पे शिफ्ट हो गया। देखिए पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो जो शिफ्टिंग होगा, डिफ्लेक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा। थीटा मतलब कि भाई ये जो एंगल बना रहा था आपका पहले वाला डाइपोल मोमेंट, ओके, और ये अल्फ़ा मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो एंगल बना रहा है वो। सो टोटल इतना डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और भाई अगर मैं ये एंगल की बात करूं, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन की बात करूं, तो देखिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं tan अल्फ़ा। जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा, मैंने इसको अल्फ़ा लिया है, ओके। सो एक लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ, तो अगर ये जो होगा आपका ये वही आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर ये आपका ई परपेंडिकुलर तो ये ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो आपके पास था ही ई एक्सियल। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल। ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, इसको मैंने स्ट्रेट बनाया, जितना ये था उतना ये हो जाएगा। सो ये था ई परपेंडिकुलर तो ये भी हो जाएगा ई परपेंडिकुलर। ये तो था ई एक्सियल, ये ई क्यू नहीं है, ये ई ए है। सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये आ गया, बस यहाँ से मिल जाएगा आपको अपना एंगल। अब बहुत इजी, क्या करोगे, इन दोनों को रख दो। सो KP कट, आर क्यूब कट, बचेगा क्या यहाँ पे, जब आप ई परपेंडिकुलर अपॉन ई ए लोगे तो KP कट, आर क्यूब कट, बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। बोलो सही है कि नहीं, है कि नहीं? तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया। लो यहाँ से मिल जाएगा आपको अपना एंगल, कि वो कितने एंगल से शिफ्ट हो रहा है, कितने एंगल से वो बना जाएगा आगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का यूज़ करके अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं। सो आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, उसके एक्सियल पे क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी, और अगर दूसरा कोई भी पॉइंट ले लो तो उस पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी। ठीक है बच्चा लोग, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके नोट्स वगैरह वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो आगे के टॉपिक्स देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।